हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट पर्टिकुलरली थर्ड ऑर्डर की एमओस के अंदर हम इसे कैसे करेंगे। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने यही कंसेप्ट स्मार्ट पीएलएस के अंदर बताया है, पर एमओस के अंदर ये कंसेप्ट रिलेटिवली इजी है स्मार्ट पीएलएस से। तो एक बार इसके कुछ जो बेसिक्स हैं वो हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी अपना डाटा कलेक्ट करवाते हैं, आपके रिस्पोंडेंट को आपके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। आपका रिस्पोंडेंट हमेशा इंडिविजुअल स्टेटमेंट को रिप्लाई करता है, कंस्ट्रक्ट्स को कभी नहीं करते। तो ये रिस्पोंडेंट्स के जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो डिटरमाइन करेंगे कि सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर बनेगा या नहीं बनेगा। तो मेरा कहना ये है कि आप कभी भी प्रपोज ना करें कि सेकंड ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर है, चाहे आपके पास पिछले मॉडल ऐसे बन रहे हों कि सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, मॉडल के अंदर कंस्ट्रक्ट्स ऐसे हैं, पर आप जहां तक हो सके ये लिखने की कोशिश करें कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस कंस्ट्रक्ट विल हैव ए रिलेशन। अभी मैं बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। तो जब भी कभी कंस्ट्रक्ट्स के बीच में आपको हाई कोरिलेशन मिलेगा और ये एक सेंस करे कि उनको मर्ज कर सकते हैं, तब हम हायर ऑर्डर पे जाते हैं। उसका एक चेक ये है कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हमेशा वायोलेटेड होनी चाहिए वहां पे। ये कंपल्सरी पार्ट है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी मतलब दो कंस्ट्रक्ट के बीच का आर बहुत हाई हो। हाई शुरू हो जाता है 0.5 से ज्यादा, 0.7 से ज्यादा तो कंफर्म है बनेगा, 0.5 से छोटा है तो नॉट श्योर, 0.5 टू 0.7 आपको चेक करना होता है। ऐसा हो सकता है कि आपका एवी ठीक हो, आपकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी ठीक हो, मॉडल फिट ठीक हो, पर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी अगर वायोलेट होती है तो इसका मतलब है रिस्पोंडेंट के लिए वो जो दो तीन कंस्ट्रक्ट्स हैं वो अलग अलग नहीं है। एक को रिप्लाई करने से बाकियों का हमें पता लग जाता है। ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का वायोलेशन है। इस केस में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लोअर ऑर्डर के, हर एक की रिलायबिलिटी वैलिडिटी को मेजर करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फिर हम अकॉर्डिंगली हायर ऑर्डर पे जाएंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास इस तरह का लेट्स से एक मॉडल गिवन है। एक BFG है जो सेकंड ऑर्डर बनता है B, F और J से मिलके। और एमओस के अंदर एक खास बात है, एमओस सिर्फ रिफ्लेक्टिव पे काम करता है। थर्ड ऑर्डर भी रिफ्लेक्टिव पे होगा, इसमें फॉर्मेटिव नहीं आता कभी भी। तो ये एक सेकंड ऑर्डर है, एक B है, F है, G है। जैसे टेंजिबिलिटी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस मिलके सर्विस क्वालिटी बनाती हैं, और सर्विस क्वालिटी और टेक्निकल क्वालिटी मिलके ओवरऑल क्वालिटी बनाती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो A है ये इसी का एक सब पार्ट है, क्योंकि ये सर्विस क्वालिटी है, ये टेक्निकल क्वालिटी है, दोनों मिलके एक थर्ड ऑर्डर बनाती हैं। और ABFG जो रहेगा उससे हमारा CDE ये बनेगा। ये मेरा मॉडल है। तो स्टेप नंबर 1 इसका ये रहेगा कि आप इन सबको भूल जाएं, आप टोटल 3, 6 और 1, 7 इन पे काम करें। इनका हर एक का देखेंगे रिलायबिलिटी वैलिडिटी हर एक की। तो सबसे पहले इसको रिपोर्ट करेंगे, फिर जहां जहां वायोलेशन है उसको रिपोर्ट करेंगे, और सेकंड ऑर्डर की भी कन्वर्जेंट वैलिडिटी को रिपोर्ट किया जाएगा। आइए एक इसमें देख लेते हैं। मैंने ऐसा ही एक ये बना लिया है BFG ACDE। मैंने इन सब पे क्लिक कर दिया है और प्लगइन से मैं इन सबको कनेक्ट कर देता हूं। लेट मी चेक। सिर्फ स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट और कुछ नहीं कर रहा मैं। एंड क्लिक ऑन दिस। मैंने यहाँ पे प्रोफेसर गेस्किन का एक प्लगइन यूज किया हुआ है, मास्टर वैलिडिटी। लेट मी चेक मास्टर वैलिडिटी। सो ये बोल रहा है कि आपका AVE, ओके, AVE एक अलग प्रॉब्लम है। AVE आपको ये नहीं बता रही कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी या सेकंड ऑर्डर पे जाना चाहिए। AVE का मतलब है 0.484। इसका मतलब सर्टेनली कोई एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसका काफी कम आ रहा है। ओके, लेट्स चेक स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट 0.66, 0.68, 0.74। आई थिंक मुझे ये रिमूव कर देनी चाहिए 66। ओके, पर फिर अब 2 रह जाएंगी, फिर हमें खास ख्याल रखना है। तो एक बार ये करके देख लेते हैं। अगर मैं 66 को रिमूव करता हूं, अब एक प्रॉब्लम यहां पर ये आएगी, ये अनआइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। जब आपके पास एक कंस्ट्रक्ट में 2 ही स्टेटमेंट हो या 2 ही सब कंस्ट्रक्ट हो, तब आइडियली आपको दोनों पे 1 लगाना चाहिए। ओके, लेट मी रन इट अगेन। और कई बारी जो प्रोफेसर गेस्किन का प्लगइन है ये सेकंड टाइम में कई बार काम नहीं करता है लाइक दिस वे। ओके, तो ऐसे केस में हमें यूज करना पड़ेगा एक एक्सेल की
और डिस्काउंट वैलिडिटी तो हमें मैनुअली कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कन्वर्जेंट हम एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट। स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट 6769, ये अभी भी कम ही आ रहा है यहाँ पे। ओके, मैं अभी के लिए इसको मान लेता हूँ कि ये ठीक है, एक मिनट के लिए। ओके, सो लेट मी वॉक इट अगेन। दिस इज सेकेंड ऑर्डर, और इनको मैं एक मिनट के लिए यहाँ मान लेता हूँ कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी ठीक है। चलिए, बाय चांस इस डाटा फाइल में ठीक नहीं आ रही है, ड्रॉ कोवेरियंस, रन, एंड तो यहाँ पे बी और एफ का कोरिलेशन बहुत हाई है, जो कोरिलेशन हमें दिखा रखा है। ओके, ये प्लगइन में अपने आप ही बन जाते हैं, कोई भी वैल्यू कहीं भी एरो चला जाता है जो दिखाई नहीं दे रहे। मैं एक दो एरो को ठीक कर देता हूँ। ओके, ये डायग्राम थोड़ा सा मैंने अंदर की तरफ एरो कर दिए हैं। तो बी और एफ के अंदर जो कोरिलेशन है 0.81 है, एफ और जी के अंदर कोरिलेशन 0.74 है, बी और जी के अंदर 0.69 है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकालेंगे तो ये सर्टेनली वायलेट हो जाएगी। तो देखिए, बी के अंदर यहाँ पर 0.696, यहाँ पर 0.756, ये सारे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ, नीचे लिख भी रखा है इन्होंने, स्क्वायर रूट ऑफ AVE इज लेस देन द कोरिलेशन। तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए। आप बी और एफ का कोरिलेशन देखिए, बी और यहाँ पर हमारा आ रहा है 0.66, तो यहाँ पर जो AVE है MSV से कम है। इसी तरह से F के अंदर देखें, AVE MSV से कम है, यहाँ पर ठीक है, लेकिन इनके अंदर जनरली लिखा हुआ है BF के अंदर ये प्रॉब्लम है। ओके, तो अगर ऐसा केस है तो हम BFG को सोच सकते हैं कि इनको एक बना दें, प्रोवाइडेड इनका कंसेप्चुअली मीनिंग निकलता हो, तीनों रिलेटेड हो। इट कैन नॉट बी कि एक मीडिएटर की है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक कंस्ट्रक्ट है, इंडिपेंडेंट है और तीनों को हम लॉजिकली इकट्ठा कर सकते हैं। तब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ जी, इनको एक बना देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने BFG को इकट्ठा बना दिया और बाकी सबको एक तरफ रखा हुआ है। ओके, तो मेरा जो मॉडल मेरा था ऐसा, BFG A इसके साथ कनेक्ट है। तो मैं A को दोबारा चेक करूंगा यहाँ पर कि क्या निकल कर आता है। BFG एक सर्कल से जब बाहर एरो निकले, किसी एक के ऊपर 1 होना चाहिए, अगर 3 या उससे ज्यादा है। अगर 2 हैं तो दोनों के ऊपर एरो होगा। लेट्स रन इट। सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है ये जो सेकंड ऑर्डर बन गया है इसका कन्वर्जेंट वैलिडिटी। तो 0.87, 0.91, 0.82। तो आप एक्सेल की फाइल यूज करेंगे। यहां पर फाइल का नाम है मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ AVE एंड CR कंपोजिट रिलायबिलिटी। और ये जो वैल्यूज हैं 87, 91, 82, ये हम यहां डाल के चेक कर लेते हैं। 91 एंड 82 हमारी AVE है 0.7 और CR है 0.901, दोनों ठीक है हमारी। सो हम बोल सकते हैं ये सेकंड ऑर्डर कंस्ट्रक्ट इज ओके। ये तो हुआ कन्वर्जेंट वैलिडिटी। अब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी चेक करें। इधर से देखें कि BFG का यहाँ 0.58 है A के साथ, 0.3 D के साथ 0.51 है, यहाँ 0.37 है, यानी चारों में से A के साथ 0.58 के करीब आ रहा है यहाँ पे, दैट इज 0.58। तो इसका मतलब हम एक बार चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है, हो सकता है इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी ठीक आ जाए जब BFG को A से मिला दें। ओके, एक मिनट के लिए अगर यहाँ पे ये तीनों ठीक नहीं आ रहे फिर क्या करेंगे? तब आप बोलेंगे सेकंड ऑर्डर नहीं बना सकते और आप अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर देंगे, दैट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस वन, लेट्स से सर्विस क्वालिटी, हैव एन इफेक्ट ऑन दिस। तब आप इंडिविजुअल पे चेक करेंगे, क्योंकि एज पर योर रिस्पोंडेंट ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो आप सेकंड ऑर्डर नहीं बना सकते। यहाँ पे मुझे लग रहा है BFG का A से हो सकता है रिलेशन हो, 0.58 है, बहुत ज्यादा नहीं है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड ऑर्डर। सो थर्ड ऑर्डर में अब हमने इसको ऐसा बनाया, BFG A और ABFG, इससे दोनों बने हैं और ये बाकियों से मैं इसको चेक करता हूं। तो यहां एक प्रॉब्लम आनी चाहिए। देखिए रेड नहीं हुआ और एक प्रॉब्लम आएगी अनआइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम। सो द मॉडल इज प्रॉब्ली अनआइडेंटिफाइड। क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जब एक सर्कल से, अब देख रहे हैं इस पे अनआइडेंटिफिकेशन मतलब एरो के ऊपर आपका 1 मिसिंग है, तो यहां पर 1 लिख दें। प्रेफरेबली हमें इस पे भी 1 लिखना चाहिए, पर लार्ज मॉडल में कई बार वो बैलेंस हो जाता है। चेक कर लेते हैं। अब आ गया है, ये काम कर रहा है। ओके, सो
ये हमारा ठीक है, चेक कर चुके थे। ABFG इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी 0.8470, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.84, नेक्स्ट इज 0.707 और इसको हटा देते हैं। AVE CR दोनों ठीक है, थर्ड ऑर्डर इज ओके। अब यहाँ पे हायर ऑर्डर पे एक और भी बात होनी चाहिए, हमें सिर्फ ये नहीं चेक करना कन्वर्जेंट वैलिडिटी, व्हाट अबाउट इसका STMT, रो, बाकी के। तो ये सारे मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने स्मार्ट PLS की प्लेलिस्ट में डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप इसका रिपोर्ट करना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। इसका अल्फा कैसे निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर का अल्फा कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें मैंने स्मार्ट PLS की प्लेलिस्ट में एक्सेल के अंदर समझाई है। नथिंग टू डू विद स्मार्ट PLS, वो एक्सेल के अंदर समझाया है, वहां चेक कर सकते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, अब इसी लॉजिक से हम ये भी बोल सकते हैं ABFG का D से बहुत हाई कोरिलेशन है, फोर्थ ऑर्डर बना दीजिए। लेकिन फोर्थ D तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, इसी को इकट्ठा कर दिया, फिर मॉडल तो बचा ही नहीं। तो ये नहीं बना सकते। लॉजिकली भी आपका होना चाहिए कि हाँ ये इकट्ठा हो सकता है, जैसे सर्विस क्वालिटी और टेक्निकल क्वालिटी मिलकर टोटल क्वालिटी बनाती है। और क्वालिटी होगा तो आपकी इंटेंशन होगी, क्वालिटी होगा तो लॉयल्टी होगी, सेटिस्फैक्शन होगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन द थर्ड ऑर्डर। इसका एक और भी तरीका हो सकता था। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि ये जो हमने यहां पर काम किया, हम यहीं से डायरेक्टली इसको डाटा इंप्यूट कर दें और इंप्यूट करके BFG इन सब का स्कोर आ जाएगा। उस फाइल को इंपोर्ट करें और उस फाइल के अंदर एक नया बनाएं जिसमें BFG अब एज आइटम्स आ जाएंगे और फिर हम आगे काम करें। ये भी एक तरीका है, पर इंप्यूटेशन के बाद आपके रिजल्ट हमेशा थोड़े से इन्फ्लेट हो जाते हैं, अपर की तरफ चले जाते हैं, एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे आपके दोनों के रिजल्ट, पर दोनों ही तरीके ठीक हैं। अगर हम इंप्यूट करके उसको लेते हैं, इसको 2 स्टेज अप्रोच बोलते हैं, और ये तो एक बेसिक जो सिंपल तरीका है CFA से SAM में जाने का। सो दैट वाज अबाउट वर्किंग ऑन द थर्ड ऑर्डर इन AMOS। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।